बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में सोमवार के रोज़ प्रोग्राम हुआ शाफी के साथ आपकी खिदमत में पूरी टीम हाजिर है। मुकरम मौलाना सईद अहमद साहब, मुकरम मुख्तार अमीनी साहब, उमर हारून साहब, सुल्तान अहमद साहब, अब्बास अनवर और हाफिज़ इरफान अहमद खान ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम अहबाब का एक बार फिर शुक्रिया जिन्होंने पूरे वीक के दौरान हमसे रब्ता रखा, हमें सवालात भिजवाए और हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम पर हमें तजावीज़ दी और पसंदीदा का इजहार भी किया। एक दरख्वास्त मैंने की थी कि भाई जो भी सवाल भिजवाया करें तो ऊपर डेट ज़रूर डाल दिया करें। इसमें सवाई एक सवाल भिजवाने वाले के किसी ने भी इस अमर का ख्याल नहीं किया। इससे बास उलझने मेरे ज़हन में पैदा होती हैं, क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे होते हैं कि ये पिछली दफ़ा का था, ये इस दफ़ा का था, तो इस वजह से ये दरख्वास्त की गई थी। बहरहाल अगर आइंदा एहतियात कर सके तो मेरे लिए काम में आसानी होगी। ठीक है जी दोस्तों, सवाल शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। जी, पहला सवाल है जी कि गिरने की वजह से पाँव आगे से मुड़ गया था, दवाई ली, आराम आ गया, अब नमाज पढ़ने या गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज्यादा जलन होती है और पाँव में बहुत ज्यादा सड़ता है जिसे कहते हैं, तो इसकी कोई इलाज या इसकी कोई मशवरा उन्होंने मांगा है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला फजल फरमाए जी। जिनको ये मसला है, उनका पाँव मुड़ गया था, उसकी वजह से उनको ये जलन वगैरह पैदा होती है, तो ठीक वो बता रहे हैं जैसे कि ठीक तो हो गया था, लेकिन मेडोराइनम एक दवा है, वो अगर 1000 में एक खुराक लेके देखें सिर्फ, तो फिर उसको आप बताएं, जलन ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन लिखा है जी, मेरी वालदा का बचपन में वो सिलाई, ऊन बनने वाली सिलाई जो होती है, वो लगने से कान के पर्दे में सुराख हो गया था। उस वक्त इलाज करवाया तो ठीक हो गया। इस बात को 40 साल गुजर गए, बात आई गई हो गई। अब एक दफा वही कान वैक्स के लिए साफ करवाया है तो सुराख दोबारा खुल गया है। दवाई से ठीक तो हो गया है, लेकिन सुनवाई बहुत कम हो गई है, आवाजों की सिमत का पता नहीं चलता, दवाई बता दें। जी राना साहब। कान का पर्दा फट गया था, इलाज करवाया, ठीक हो गया, उसके बाद वैक्स साफ कराई, फिर फट गया, तो कान के पर्दे की जो दवाएं आज तक मैंने इस्तेमाल की हैं वो है स्लीशिया। स्लीशिया 1000 में वीकली खुराक दें, और उसके साथ अगर उनको सुनता सही नहीं है तो इसमें वो एक म्यूलन ऑयल होता है, म्यूलन ऑयल कान में डालें तो उससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी अमीनी साहब, पाकिस्तान से सवाल है कि मरीज की उम्र 42 साल, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद मैदे में दर्द की शिकायत रहती है, और खाना खाने के बाद मैदे की ऑपोजिट साइड पर भी दर्द होता है। डकार बहुत मुश्किल से आती है, जब आ जाए तो कुछ सुकून महसूस होता है, टॉयलेट्स के साथ थोड़ा खून भी आता है, कब्ज बिल्कुल नहीं, कोई दवाई बता दें। जैसे कि उन्होंने बताया कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जैसे उन्होंने बताया कि खाना से पहले खाने के बाद दर्द होता है, तो इसका मतलब होता है दर्द जब किसी चीज़ की वजह से हो, कहीं भी दर्द हो, उसका मतलब होता है कि सोजन है। अब सोजन के लिए ज़्यादातर मैं कार्बन की दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कॉस्टिकोमैक, ग्रेफाइट्स है, कार्बोवेज है। ऐसा है कि उनको जिनको भी ये तकलीफ़ है, उनको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जिसमें खुश्की हो या उनको किसी चीज़ से एलर्जी हो, या ऐसे खाने जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो, और ऐसे खाने खाकर वो सोए ना, फ़ौरन उनकी आदत में ये नहीं होना चाहिए। तो यह है कि कार्बोवेज ले लें, जेरानियम हाइड्रास्टस,
ये मदर टिंचर्स हैं। कार्बोवेज 30 में भी चल सकती है, मगर अगर वो बनाना चाहते हैं तो माचिस की तीलियों को पानी में बुझा दें और उसको पिएं, तो इनकी सोजन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। और ये है कि वहाँ और भी दवाइयाँ मिलती हैं पाकिस्तान में, जैसे इसबगोल का छिलका है, खाने से आधा घंटा पहले खा लें कि भाई उनका मैदा जो है नरम रहे। इवन के इन्होंने बताया है कि इनको कब्ज़ नहीं है क्योंकि इनको IBS है। जैसे ही इनके ग्लैंड्स के ऊपर कोई ऐसी खाना पड़ता है जो इनको सोजन करता है तो इनको फ़ौरन टॉयलेट जाना पड़ता होगा। चलिए राज साहब कहते हैं हमारी बच्ची की उम्र 28 साल है, एथलेटिक्स है, बाएं घुटने में दर्द के साथ साथ दोनों पांव के तलवों में जलन होती है, खासतौर पर सुबह के वक्त। एपीएस ली है लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, आपके मशवरे की जरूरत है। पाँव की जलन है, एथराइटिस है और बाएं देखिए घुटने में दर्द है। बाएं घुटने में दर्द है, तो इसके लिए तो फर्मिका रूफा एक दवा है। फर्मिका रूफा अगर 200 में दिन में 1-2 दफ़ा लेके देखें तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उनके घुटने की दर्द भी ठीक हो जाएगी और पाँव की जलन। क्यों जी मीनी साहब आगे चलें जी आप। जी जी। ठीक सर जी, मैंने शरबत काफूर का मदर टिंचर लिया, मुझे इसका फौरी असर हुआ। इसके बाद डे आइंस पोटेंसी बनाकर गोलियां बनाई, वो खाई तो मुझे पता ही नहीं चला कि कोई दवाई खाई है। पूछना ये है कि मदर टिंचर में शरबत काफूर कितने दिन ले सकते हैं और डे आइंस या D1 पोटेंसी कितने दिन ले सकते हैं? ये शरबत काफूर को इस तरह बनाया है कि अगर आप इसकी पोटेंसी करते हैं और ऐसे बच्चे जो शीरखार बच्चे होते हैं या ऐसे बच्चे जो इसकी बू को पसंद नहीं करते, उसको आप पोटेंसी बना देंगे तो उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मगर ऐसे बच्चे जिनका नाक बहता है, जिस मकसद के लिए आप शरबत काफूर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें वो ज़रूर असर देगा मगर फ़ौरन नहीं देगा। 3-4 दिन के बाद नुमाया फ़र्क आ जाएगा या 5 दिन के बाद फ़र्क आ जाएगा। ऐसे बच्चे जो अगर दवाई डायरेक्ट नहीं पीना चाहते, और जो लोग इसको ले लेते हैं वो सेकंड्स के अंदर इसका फ़र्क महसूस भी करेंगे और उनको फ़ायदा भी होगा। ये दिन में हर 2 घंटे बाद 6 दफ़ा लिया जा सकता है और इसके ऊपर जब भी आप 10 ड्रॉप से लेकर 30 ड्रॉप्स इसका यूज़ कर सकते हैं। और बस ये ध्यान रखिए कि इसको दूध के या दूध की बनी हुई चीज़ों के करीब करीब नहीं लेना। यहाँ रात को आपने दूध पी लिया और फिर शरबत काफूर पी लिया तो ये बदहज़मी कर देगा, दूध का बदहज़मी हो जाएगी। तो दूध के ये बिल्कुल करीब करीब नहीं लेना, कम से कम 1 घंटा या आधे घंटे के बाद, आधा घंटा भी बहुत करीब है, 1 घंटे के बाद या पहले लेना चाहिए शरबत काफूर। और दिन में 6 दफ़ा ले सकते हैं। अगर किसी को है फीवर है और उसको सीवियर किस्म का हुआ है या उसका गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, नाक बंद है, तो इसको तेज़ी से लेकर अपनी हालत को ठीक कर लें और उसके बाद इसको कम कर दें। ठीक है जी आगे चलें। सर जी, मेरी उम्र 40 साल है, मेरा सवाल है कि सारे जिस्म पर थप्पड़ बन जाएं और सारा जिस्म लाल हो जाए, खारिश भी हो, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज भी बता दें। ये वाहिद सवाल था जिसे तारीख भी साथ लिखी थी जी। इसकी वजह ठीक है। सॉरी डॉक्टर साहब, बताइए। बताएं मिनी साहब। नहीं डॉक्टर साहब बताइए, माजूर चाहता हूँ, पता नहीं चला वो किनसे पूछ रहे हैं तो कोई नहीं, बताएं आप। इसमें यह होता है कि जब भी इसको अर्टिकेरिया कहते हैं, ये सुर्ख रंग के दाद निकल आती है, जिस्म के ऊपर निकल आती है, इसका ब्लड से ताल्लुक होता है और ब्लड को स्किन में साफ करने का निज़ाम जो है वो किडनी के पास होता है।
यानी कि इंटरनल कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, यानी आप एक या तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, या आप के अंदर कहीं छाले निकल आए हैं, या ज़ख्म बन रहे हैं, और या कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे खराश पैदा होती है जिस्म में अंदरूनी तौर पर। जैसे अखरोट खा लिए, उनके साथ हो सकता है। पानी कम पीने वाले लोगों को ऐसा होता है। बाज़ दफ़ा ठंड से, अचानक ठंड में गए हैं तो ठंड से हो जाता है, अचानक गर्मी में गए हैं गर्मी से हो जाता है। तो इसका ताल्लुक बहरहाल किसी भी सूरत में किडनी से जाकर ज़रूर मिलता है। जो अगर इसको पोटेंसी में दवाई लेनी है, मैं बताता हूँ, फिर डॉक्टर साहब भी इसकी रोशनी डाल दें, बेशक किसी का और मेरा ध्यान शायद ना हो उस तरफ। को इसमें पोटेंसी की सूरत में सबसे ज़्यादा ये है कि फास्फोरस जो दवाई है जो सुर्ख दानों से ताल्लुक़ रखती है, वो फास्फोरस है। फास्फोरस का ताल्लुक ब्लीडिंग को इंटरनल रोकना होता है और नेफ्रॉन्स को दोबारा से ठीक करना होता है। मदर टिंचर्स के अंदर ऐसी दवाई हैं जो बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन भी पैदा करें। उसमें लेडम है, आर्मी और आर्मेट है जो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है। तो और अगर कोई और तकलीफ़ें इससे ज़ाहिर होती हैं तो उसका ताल्लुक फिर हमें उन दवाइयों के साथ साथ ढूंढना पड़ता है। ये डॉक्टर साहब आप रोशनी डालिए मुझे। हाँ जी, वो बात आपकी दुरुस्त है, ये अर्टिकेरिया है। तो इसके लिए अगर ज़्यादा सारे जिस्म पे अगर थप्पड़ बन जाते हो तो इनको लेना चाहिए सबसे पहले तो एपिस 200 में, उसके बाद हिस्टामाइन 200 में, और अर्टिका यूरनस मदर टिंचर में। उसके 10-10 5-5 10-10 कतरे दिन में 3-4 दफ़ा पिए तो इंशाल्लाह ताला ये बेस उनसे खून साफ हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह से। अच्छा जी, अगर खून ज्यादा पतला हो जाए तो किस तरह मेयार तक लाना चाहिए? खून ज़्यादा पतला हो जाए किस तरह उसको गाढ़ा करना चाहिए या? हाँ जी। उसके लिए सबसे अच्छी दवा फास्फोरस है। फास्फोरस छोटी ताकत में 6 ताकत में 2-3-4 दिन खाई जाए तो वो खून ठीक हो जाएगा। ठीक। सर ये मिनी साहब बता देंगे बाकी। जी जी बेटा है। इसमें यह है कि पहले तो आपने खून को पतला कैसे किया, वो चीज़ें छोड़ें जो आप खून पतला करने के लिए ले रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि अपने खुराक में दूध और मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा करें कि खून थोड़ा सा गाढ़ा भी हो और उसमें लुब्रिकेशन भी पैदा हो। और फिर फास्फोरस की तरफ आएँ, और फास्फोरस के साथ साथ बेशुमार और दवाइयाँ भी हैं, जैसे थूजा है, कार्डिस मरियानस है, ये खून के अंदर एतदाल पैदा कर देती हैं। अगर खून पतला हो जाए तो लिवर के ALT एंजाइम बढ़ जाते हैं और AST भी बढ़ जाता है। सर जी, पूछा है किसी ने कि जिनकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी हो और वो मजीद प्रेग्नेंट होने से खौफजदा हो, तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी कोई दवाई है? क्या वो आउरम मोर CM में और आउरम मेट CM में एक एक खुराक ले सकते हैं जिससे न बॉय और न गर्ल हो? क्योंकि होम्योपैथी दवाएं उन बाकी दवाओं से बेहतर होंगी जिनको लेने से खवातीन के पीरियड तो आ जाते हैं लेकिन अगले कुछ माह के पीरियड खराब हो जाते हैं। जी मिनी साहब। ऐसा है कि जो लोग अपने मनसूबा बंदी करना चाहते हैं तो एक इस्लाम ने बहुत बेहतरीन तरीका बताया हुआ है। वो ये है कि अगर मेंसेस के फ़ौरन बाद मिला जाए तो मैं उस दिन से लेकर तकरीबन मेंसेस के पहले दिन से लेकर 14 दिन तक इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। और अगर 14 या 15 के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये टाइमिंग जो है इसमें उनको बदलनी होगी, और जिससे बच्चे की जो बच्चे का ग्रोथ बच्चे के अंदर नहीं बनेगा,
क्योंकि 14 या 15 तारीख के बाद ओवल्यूशन हो जाती है और वो एग ज़ाया हो जाता है। अक्सर यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि आपकी जब ओवल्यूशन होनी है उसी वक्त ही होना है। जब वो ओवल्यूशन हो जाती है, बाहर निकल जाता है, तो फिर बच्चा नहीं होता। तो अगर किसी को ये बात मेरी समझ नहीं आई, तो जो इस तरह का प्रोग्राम बच्चे के रखना चाहते हैं वो इंडिविजुअल बात कर लें। शायद मैं मुनासिब नहीं समझता इतना तफसील से किसी को बताना, और शायद इसमें बहुत बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इसको सुन रहे होते हैं प्रोग्राम को। यह है कि जब थोड़ा सा वजाहत तलब है अगर उनको समझ नहीं आया तो। दवाई लेने के बाद अगर कुछ होम्योपैथ लिखते हैं कि सीएम ताकत में नाइट्रोम्यूट दे दी जाए तो बच्चा नहीं होता, इसके बावजूद भी हो जाता है। और नाइट्रोम्यूट हो सकता है कोई और साइड इफेक्ट भी दे, जिस तरह उन्होंने आरएम म्यूट का बताया है कि कुछ उनका साइड इफेक्ट्स हैं कि भाई उनके बेअतदालियाँ हो जाती हैं। तो बेहतरीन तरीका तो यही है जो इस्लाम ने अभी बयान किया है, जो इस्लाम का है, उससे बेशुमार खानदान जो हैं वो अपना फायदा उठा रहे हैं। सही। राणा साहब से दरख्वास्त है कि ग्रेविस डिसीज के लिए भी दवाइयां तजवीज फरमा दें। इसके लिए ग्रेविस, GRAVES, क्रेविंग मेरा ख्याल है, क्रेविंग किसी चीज की भी होना, तलब महसूस होना। जैसे कि किसी को मीठे की तलब बहुत ज्यादा है, किसी को सिगरेट की तलब बहुत ज्यादा होती है, शायद ये आप पूछना चाह रहे हैं। मैं तो जो लिखा हुआ जी पढ़ दिया है। अच्छा, वो क्रेविंग है डॉक्टर साहब, क्रेविंग के मुतालिक आप जवाब दे दो। देखिए जी, क्रेविंग किस चीज़ की क्रेविंग है, अगर के बताएं कि फलां फलां चीज़ की क्रेविंग है, उसकी सबकी मुख्तलिफ दवाएं हैं। अगर किसी को मीठे की क्रेविंग है उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम 1000 में है, सल्फर 1000 में है। अगर किसी को सिगरेट की क्रेविंग है उसके लिए क्लेडियम है, डेफने इंडिका है। अगर किसी को शराब की क्रेविंग है उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर किसी को वाइन की क्रेविंग है उसके लिए भी एविनस्टीवा है। अगर किसी को मारायूना, वो जो क्या कहते हैं, वो आजकल ये लड़के अक्सर लड़कियां सिगरेट में पीते हैं, मार्जुआना, अगर उसकी क्रेविंग है तो उसके लिए कैनाबिस इंडिका 30 या 200 में लें। तो और उसके साथ ओपीएम 230 या 200 में लें। ये तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ की क्रेविंग है, उसको किस तरह आहिस्ता आहिस्ता दे के उसकी क्रेविंग को ख़त्म किया जा सके। लेकिन ये सारे काम हॉट ऑफ मॉर्गन नहीं होते, डे ऑफ नाइट नहीं होते, कुछ अर्सा दवाएं खानी पड़ती हैं। मोहतरम अमीनी साहब ने एक नुस्खा बनाया हुआ है इन ऐसे लोगों के लिए जो नशा करते हैं। तो वो मैंने कई ऐसे लोगों को दिया है, तो अल्लाह ताला के फजल से उससे काफ़ी फाका हुआ है। तो जिनको ऐसी ज़रूरत है तो वो अमीनी साहब से वो डायरेक्ट वो दवाई मंगवा के अपने बच्ची को दे सकते हैं। तो उससे इंशाअल्लाह ताला उसकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और वो छोड़ भी देगी नशा। हाँ, जिसने शर्त सिर्फ ये है जिसने छोड़ना है, जिसकी नीयत साफ है और जो छोड़ना चाहता है या चाहती है। अगर वो छोड़ना नहीं चाहता फिर आप जो मर्जी दवाइयाँ दे दें वो नहीं छोड़ेगी कभी। जी उमर फारूक साहब, अरुण साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा पूछे, मैं एक दो सवाल नोट कर लो। ठीक है ये आई थे खोर चंद चढ़ गया वीओजी ਦੇ ਉੱਤੇ माशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरा पहला सवाल है, पित्ते की सोजश के बारे में बता दें। बहुत दर्द रहता है, ज़्यादा दर्द रात को होता है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी कहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं या मीनी साहब से पूछ रहे हैं, ये बता दिया करें साहब। नाम ले लिया करें, इसमें आसानी हो जाएगी। जी, कोई भी, राणा साहब चलें बता दें। जिसमें अरुण ग़िज़ाइयत का ज़्यादा ताल्लुक हो वो बेशक राणा साहब से पूछ ले। नहीं ये ग़िज़ाइयत का ताल्लुक हो वो मीनी साहब से पूछा करें। वही वो मैं कह रहा हूँ, हाँ अमीन साहब से पूछ ले ग़िज़ाइयत का ताल्लुक। देखिए जी, पित्ते की सोजिश के लिए, पित्ते की दर्द के लिए हमने कई दफ़ा दवाएं बताई हुई हैं, जिनमें चेलिडोनियम अवलीन दवा है और कोलेस्टेरिनम 3x में है, फिर बेरबरिस भी बताई हुई है। लेकिन अगर पित्ते में दर्द है खाना खाने के बाद, क्योंकि रात को होती है, इसका मतलब खाना खाने के बाद होती है, उसके लिए वो नेट्रम सल्फ, चेलिडोनियम
लाइकोपोडियम और कोलेस्टेरिनम, ये 30 में मिला के लें, दर्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मतलब चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम, कोलेस्टेरिनम और नेट्रम सल्फ 30 में मिला के लें तो खाने के बाद दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगला सवाल मेरा अमीनी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिगर में दर्द रहता है, इसके लिए दवा बता दें। दर्द रहता है जिगर में दर्द होता है। जिगर में, जिगर का दर्द अब ये है कि बाज़ लोग आते हैं पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरी किडनी से दर्द हो रहा है। मैं पूछता हूँ आपकी किडनी कहाँ है। बातें ये नहीं है कि उनको किडनी का नहीं पता, वो लोअर बैक पे अपने दर्द बताते हैं कि भाई मेरी किडनी थे है। मैं कहा ठीक है, हमने लोअर बैक का इलाज। अब जिगर में दर्द ऐसे कुछ नहीं होता, या तो पित्त सूज जाता है, उसको भी जिगर का दर्द कहते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एक पेशेंट के मुतालिक बताया है कि उनके पित्ते में सोजिश है, तो वो असल में होता है। दूसरा सीने में दर्द होता है। तीसरा ये है कि शोल्डर्स दर्द करते हैं, ये लिवर की अलामत होती है। अगर कोई बंदा कहे ना कि मेरे लिवर के सोजिश हो रही है और उसका कोई इलाज बता दे, तो वो फिर इंतहाई मुश्किल होता है। इसके लिए ये है कि जो लिवर टॉनिक हमने तैयार किया हुआ है वो लिवर के एंजाइम को एतदाल पे ले आता है और सोजन ठीक हो जाती है। दूसरी बात यह है कि लिवर में सोजन आई कहाँ से, मैदे से आई है तो आपके खाने पीने से आई है। अगर आंतों में से आई है तो इसका मतलब है वो भी खाने पीने से आती है, मगर आंतों की सोजिश होगी, जैसे कब्ज हो गई है या आईबीएस हो गया है या कुछ ऐसी। आईबीएस में ज़्यादातर सोजिश नहीं होती, जितनी ज़्यादातर ख़तरनाक तरीके से होती है वो कब्ज की वजह से होती है। इसमें सारे ही एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं और पित्ते की सोजिश भी हो जाती है। तो इसमें किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्योंकि पित्ते की वजह से या लिवर की सोजिश की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। ये भी 2 किस्म का कोलेस्ट्रॉल है। लिवर के ऊपर फैट भी आ जाती है और लिवर बड़ा भी हो जाता है, खुश्क होकर बड़ा हो जाता है और ठंडा होकर ये इसके ऊपर फैट आ जाती है। तो हमने जो लिवर टॉनिक बनाया हुआ है वो इन सब चीज़ों को एतदाल में ले आता है। उसमें चेलिडोनियम है, कार्डस, मरियानस, बैब्रिस, वुल्गारिस, हाइड्रास्टस और हाइड्रोकोटाइल, लेप्टेंड्रा, ऐसी बेहतरीन दवाइयाँ उसके अंदर डाल दी गई हैं। लेप्टेंड्रा जो है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर काम करके उसको एतदाल पे ले आती है, और हाइड्रास्टस स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर काम कर देती है, और बैब्रिस जो है वो इन दोनों की मदद करती है, क्योंकि सब में बैब्राइन है, कमोबेश चेलिडोनियम में नहीं है और कार्डस मरियानस में नहीं है, मगर इस पे बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर 3 दवाइयाँ हमने उसके लिए रखी हैं। कार्डस मरियानस जो है वो ब्लड के अंदर फ़ौरन शामिल होकर जो फैटी एसिड्स हैं उनको डैमेज कर देती है, और अच्छे वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको बरकरार रखती है। और चेलिडोनियम ज़्यादातर सीने के दरमियाने वाले हिस्से को एतदाल में लेके आती है और पोर्टल वेन को खोल देती है, जो सोजिश की वजह से चढ़ जाती हैं। और बैब्रिस एक और काम करती है, बैब्रिस मैदे के अंदर जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं उनको भी डिसॉल्व कर देती है। इसलिए ये बेहतरीन दवाई है। हाइड्रोकोटाइल जो है, जैसे ल्यूपस वगैरह हो जाता है, जब आंतें ख़राब होती हैं, मैदा ख़राब होता है, तो ल्यूपस वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, लिवर सिरोसिस होता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए इसको ऐसा तरीके से बना दिया है कि अगर इसको पित्ते का मरीज ले ले तब भी उसको फर्क आ जाएगा, या किसी नशा वगैरह करने की वजह से या किसी पॉइजन की वजह से या फूड पॉइजन की वजह से लिवर को नुकसान पहुंचा है, तो लिवर टॉनिक हमारा वाला ही यूज करना चाहिए। जी ठीक है। अगला सवाल जो है वो मेरा राना साहब से है कि ज़्यादा काम करने की वजह से हाथ बहुत सो जाता है और बाजू में भी दर्द हो रही है, बराए मेहरबानी कोई दवाई तजवीज़ फरमा दें। ज़्यादा काम करने से हाथ सो जाता है, क्या काम करते हैं वो?
काम करने से तो हाथ नहीं सोना चाहिए। अगर ये काम करने से भी सवाल है। जी मैं ये किसी फीमेल का सवाल है, किसी औरत ने पूछा है। काम करने से अगर उनका हाथ सो जाता है तो इसका मतलब उनकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं ठीक, तो उनको चाहिए कि सीकल कॉर एक दवा है, वो 200 या 30 में लें तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ऐसी खवातीन को हॉट फ्लैशेस होते हैं और गाहे बगाहे वो पंखा वगैरह इस्तेमाल करती हैं। नहा के आएंगी पंखा इस्तेमाल करेंगे, सोने लगेंगी पंखा इस्तेमाल करेंगे, खाने पीने में आइसक्रीम और ठंडा पानी या ठंडा दूध इस्तेमाल करेंगे तो हाथ पैर तो सोएंगे, उसको छोड़ दें तो हाथ पैर ठीक हो जाएंगे, बाकी दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगला सवाल भी मेरा राना साहब से है कि लिखे, मैं उसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि उनकी बेटी को एलर्जिक रिएक्शन हुआ था बीच पर, साहिल पर, और उसकी जो है वो आंखों में स्वेलिंग हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी और उसको नज़र आना जो है वो बंद हो गया था। उस वक़्त उनके पास कार्बोवेज दवाई थी जो उन्होंने दे दी, जिसकी वजह से एलर्जी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो कम होगी। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसको शेलफिश से एलर्जी है, तो इसके लिए कोई दवाई बता दें। शेलफिश की एलर्जी के लिए लाइकोपोडियम अच्छी दवा होती है। मैंने कहा कि लाइकोपोडियम 200 या 1000 में दें खुराक, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बात दरअसल है कि शेलफिश जो इतनी ज़्यादा फिशें ऐसी फिशें हैं, उसको सिर्फ शेलफिश से एलर्जी नहीं है, शायद वो इतना ये फिश खाती भी ना हो। बात दरअसल यह है कि उनके पास इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। जिन लोगों को इस तरह की एलर्जी है और कार्बोवेज से आराम आया है, तो लाजमी बात है ये सोचने पर हमारा दिमाग मजबूर हो जाता है कि उसका मैदा अंदर से सूज गया। कार्बन जो है कहीं भी अगर किसी जगह पर भी फायदा देता है तो वो स्वेलिंग को हटाता है। अब ऐसी बच्ची को केचप से भी एलर्जी है और नट से भी एलर्जी है, हे फीवर भी है, ये सारा कुछ उसी ही के ज़िम्मे में आ जाता है। तो लिहाजा ये जो दवाइयाँ हैं जो अगर बच्ची को हाइट्स बनते हैं तो कार्बोवेज दें और निगरानी रखें कि बच्चा ऐसी चीज़ें ना खाए जिससे उनको एलर्जी है। वक़्त के साथ साथ वो आराम आ जाएगा। दूध और मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें फौरी मदाखलत के लिए। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगला सवाल जो है वो मेरा अमीनी साहब से है कि अगर पानी पीने से गले में खुश्की हो जाए तो क्या किया जाए और इसकी वजह क्या हो सकती है? फिर उनको चाहिए घी पिए। सही बात दरअसल यह है कि मैदे में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और रेशा होने की वजह से लारिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस दोनों ग्लैंड्स जो हैं वो उनको ब्लड ना पहुंचने की वजह से इंतहाई खुश्क हो जाते हैं और वहाँ रेशा बनना शुरू हो जाता है। पानी सिर्फ उसी सूरत पे अंदर नहीं जा रहा होता क्योंकि रेशा उनके लारिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस के ऊपर होता है। ऐसी सूरत में उनको लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी का कहवा शहद डालकर रोज़ाना पीना चाहिए और ठंडे फ्रूट जो हैं, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, इस तरह का या इस तरह की चीज़ें ना खाएं, बासी खाने ना खाएं, रात का बना हुआ चावल खाना जो है वो सुबह ना खाएं। खाने के फ़ौरन बाद चाय, नाश्ते के बाद, नाश्ते के अंदर वो मिर्चों वाला नाश्ता करते हैं, बाद में वो चाय पी लेते हैं या मीठा खाने की बहुत कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का ये मैदा जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और HbA1c जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा मुमकिन है। ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब बताते होते हैं सिलीशिया या कल्केरिया फ्लोर, तो अगर डॉक्टर साहब मैं सही हूँ तो। ये अगला सवाल कर लें। अगला सवाल है राना सईद साहब से कि दांत में कीड़ा लग जाए तो उसके लिए कौन सी दवा है, बता दें। दांत में कीड़ा लग जाए उसके लिए मिजेरियम एक दवा है, क्रियोजोटम एक दवा है और मैरक्सोल, ये सब मिला के 30 में अगर ली जाएं तो जो कीड़ा लगा है वो तो रुक जाएगा वहीं पे, लेकिन आइंदा कीड़े से महफूज हो जाएंगे।
जी ठीक है। और मीठा ना खाएं जिनको कीड़ा लगता है। जी ठीक है। अगला सवाल मेरा मिनी साहब से है कि ब्लड ड्रुक यानी कि ब्लड ड्रुक के लिए हींग का फायदा और नुकसान बता दें। ब्लड ग्रुप, ये जो इस तरह के सवाल है ये जनरल नॉलेज के लिए हैं। जब हम इसके ऊपर काम करेंगे ना कि भाई कौन से ब्लड ग्रुप के ऊपर कौन से ग़िज़ाएँ जो हैं वो नुकसान देती हैं, तो हम उसमें ज़रूर बताएंगे। मगर अगर कोई पर्टिकुलर इसमें बताएं कि भाई हींग मैं ले रहा हूँ या मैं लेना चाहता हूँ, उसमें मैं क्या नुकसान उठाऊंगा या फ़ायदा उठाऊंगा, उस सूरत में हम बता सकते हैं। मगर एक ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा मज़े के ग्रुप है, उसमें 4-5 ग्रुप हैं जिससे के ऊपर हम इसके ऊपर काम करके आपको बता देंगे इंशाल्लाह। मीन साहब उन्होंने ग्रुप मुझसे पढ़ने में शायद गलती हुई है, ध्रुक यानी कि ब्लड प्रेशर शायद उसने ब्लड अच्छा, प्रेशर। ब्लड ड्रुक हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, इसमें जो हाई ब्लड प्रेशर में इसमें कॉमरीन्स होती हैं, ये हर किस्म के हाई ब्लड प्रेशर को एतदाल में ले आते हैं, सिवाय उनके जिनको हींग या हींग जैसी चीज़ों से एलर्जी हो। तो मगर जो हींग हमारे पास है असफेटिडा, वो रेजिन्स है यानी कि गूंद है, गूंद की तरह का है, वो उस मामले में भी फायदा देता है। मगर जो बाहर से हींग मिलती है या डिफरेंट सी हींग है, इसकी 300 स्पाइसेस हैं, 300 अकसाम है। मालूम नहीं आपके पास कौन सी हींग है, आपसे मुराद नहीं, मैं पेशेंट से मुराद है। ये है कि उनको अगर हमें प्योर रेजेंस वाली हींग आपके पास है तो वो कतन भी किसी भी ब्लड प्रेशर पर नुकसान नहीं देती बल्कि फ़ायदा देती हैं। हींग बेशुमार कैंसर के मर्ज को रोकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, डायबिटीज़ को रोकने में मदद करती है, लिवर पे से फैट को निकाल कर पेशाब के जरिए निकालने में मदद करती है, दिल की आर्टरीज ये खोल देती हैं, और ऐसा ब्लड प्रेशर जिनकी पल्स बहुत लो रहती हो, 50 से अबव जाती ना हो, उनको तो ये आबे हयात है। तो इसलिए ब्लड ड्रुक यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में ये बहुत अच्छा फायदा देती है। जी ठीक है, उमर एक मिनट जरा प्लीज बेटा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो ग्रेव्स डिसीज के बारे में, ठीक है जी। वो दोस्त कहते हैं कि जो मेरा सवाल शायद आप लोगों को समझ नहीं आया, मैंने ये लिखा है कि ऑटो इम्यूनी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। हाँ जी, उसके लिए दवाई मांगी है उन्होंने। ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है तिली की बीमारी है, आंतों की बीमारी है। अच्छा, यानी कि इसमें हेमोग्लोबिन खराब होता है। हेमोग्लोबिन हमेशा तिली के ऊपर, तिली के अंदर स्टोर होता है और उसमें मवान करता है। इसमें प्लेटलेट्स होते हैं, रेड सेल और वाइट सेल्स होते हैं। अब ये ऑटो इम्यून सिस्टम जो है डॉक्टर तो कह देते हैं, मगर इसके अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं। MCV है, MCH है, MCHC है, फिर उसके प्लेटलेट्स है। ये सारा कुछ हमने देखना होता है कि कहाँ बीमारी है। यानी ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो मैदे से शुरू होकर बड़ी आंत तक चला जाता है। हमने ये भी देखना होता है कि भाई वो खाता पीता अपनी आदत के मुताबिक क्या है, किस वक्त कौन सा खाना खाता है, दफ्तर में बैठा हुआ है या फील्ड में काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है या सर्दियों में काम कर रहा है, ये सारा कुछ इम्यून सिस्टम में आ जाता है। मगर एक दम में हम अगर कहें कि भाई ऑटो इम्यून सिस्टम मेरा खराब है, मैं क्या लूँ, ये तो हमें भी है ना हवा में तीर मारने होते हैं। इसलिए हमें समझ नहीं आता कि भाई उनको हम क्या बताएं। तो बहरहाल ये तिली की खराबी होती है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ठीक होगा, और ऐसे खाने साफ और सुथरे खाने खाएं, फ्रेश खाने खाएं, और मौसम के हिसाब से अपने खाने को एतदाल दें, तो इम्यून सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सही, चले जी, वो डायरेक्ट आपसे रब्ता कर लेंगे, मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है जी। उमर प्लीज कंटिन्यू। अगला सवाल जो है वो राना साहब से है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस B या C हो तो उसकी कौन सी दवाई होगी और कितने अरसे तक इस्तेमाल करनी है। लेकिन जी हेपेटाइटिस B और C के लिए हमारा नुस्खा बड़ा मशहूर है, ये फैटी लीवर का नुस्खा है। अगर वही दवाएं इस्तेमाल की जाएं, लिवर टॉनिक है, उसमें ब्रायोनिया 200 है, उसमें सल्फर 30 में है,
और अगर हेपेटाइटिस बी अगर है तो फिर हेपेटाइटिस बी 500 में 200 में हफ्ते में 2 बार। अगर हेपेटाइटिस सी है तो फिर हेपेटाइटिस सी 200 में हफ्ते में 2 बार। उन दवाइयों को साथ लें, विद इन 3 to 6 मंथ हेपेटाइटिस क्लियर हो जाता है अल्लाह के फजल से। हाँ जी डॉक्टर साहब, इस दवाइयों से तो क्लियर हो जाता है, मगर लोग अगर अपनी आदत थोड़ी सी बदल लें, अगर गरम गरम खाना आता है तो उसके साथ ठंडा पानी ना पिए, यानी कि अगर और सर्दियों में ऑरेंज खाना बंद कर दें, और ऐसे फ्रूट जो जिसमें कीड़ा बनता है, अब हेपेटाइटिस सी बी और ए जो भी बनते हैं ये बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं। बैक्टीरिया जाता कहाँ से है? अंदर। आप खाने को फ्रीज करके रख देंगे और जब खाने लगेंगे तो माइक्रोवेव से निकालेंगे। इवन के लोगों को मैंने देखा है, ये जो रोटियां होती हैं पका पका कर फ्रीज की होती, और उनको डिफ्रीज करके उसको सालन के साथ वो भी फ्रीज किया होता है उसको, ये फिर लोग खाते हैं तो इसमें बेशुमार बैक्टीरिया पैदा होते हैं। अगर हमारी आदत बदल जाए, जैसे मैं कह रहा हूं कि फ्रेश खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, तो मेरी श्योरिटी है किसी को भी हेपेटाइटिस नहीं होगा। ना ही हेपेटाइटिस किसी किस्म का नहीं होगा, लिवर सिरोसिस नहीं होगा। एक खातून को मैंने सख्ती से मना किया, आपने ऑरेंज नहीं खाना, नहीं तो आपका हेपेटाइटिस ट्रिगर कर जाएगा। कहती है तो बेशुमार डॉक्टर बताते हैं। मैंने कहा वो जगह है, वो दूसरी जगह है, इधर आपने ऑरेंज नहीं खाना। उसकी आदत इतनी पक्की थी, उसने मजबूर होकर ऑरेंज खाए और वो अल्लाह को प्यारी हुई। हमारा तो है कि हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि इस जो यहाँ ऑरेंज आते हैं उसमें बैक्टीरिया है, लातादाद बैक्टीरिया है, और वो एंजाइटी पैदा करते हैं और आप के खाने को हजम नहीं होने देते। महाराज ये है कि दवाइयां तो बहुत अच्छी हैं, मगर लोगों की आदत भी थोड़ी सी तब्दील होनी चाहिए खाने पीने में। नहीं सब ऑरेंज तो होता ही विंटर के अंदर है, कि विंटर में भी ना खाएं तो कब खाएं? देखिए कि विंटर में नहीं होता, आप तक पहुंचता है विंटर में। ये इसका ओरिजिन है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में कौन सा विंटर इतना अच्छा होता है। ये सन राइप्ड फल होते हैं, ये एग्जॉटिक फल होता है। इसमें पानी आता ही उस वक्त है जब इसके ऊपर धूप पड़ती है। अब धूप है ही नहीं इस मुल्क में, तो यहाँ तो ऑरेंज पैदा ही नहीं होता। अगर ये सर्दियों का फल होता तो यूके तो बेशुमार ऑरेंज पैदा कर रहा होता। सही है, इसमें सिर्फ एप्पल पैदा होता है। तो इसका मतलब यह है कि ऑरेंज को दूसरी दुनिया में प्लांट किया जाता है। ये इसका ओरिजिन जो है वो साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में ही सबसे बेहतरीन है। जिसको सहूलत है या जिसको खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग है ऑरेंज की, तो वो साउथ अमेरिका में पहुंच जाए और जितने मर्जी खाए, मुझे कोई एतराज नहीं। और जिस तरह हम लोग आम चूसने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, इस तरह वो माल्टे खाने के लिए साउथ अमेरिका जाए। लेकिन हमारे मुल्कों में माल्टा तो सर्दियों में ही होता है। आप माल्टा ऑरेंज, ये जब आप उसका टेम्परेचर भी तो देखें ना, कि जब आप एक सर्दियां होती हैं वो टेम्परेचर काफी हद तक इतना हो जाता है कि आते आते आपको अप्रैल मई का महीना शुरू हो जाता है, और उस वक्त आपको गर्मी बर्दाश्त करना ही इंतहाई मुश्किल होता है। ये ऑरेंज ये ठंडा और तर होता है, तरबूज ठंडा और तर होता है। इन फ्रूटों में ज्यादा पोटाशियम होता है। पोटाशियम निकलती उस वक्त है जब सूरज की रोशनी हो। चलो जी अरुण। मगर दूसरी बात जो आपको मैं जो हेपेटाइटिस से ताल्लुक होती है, ये ऐसे फ्रूट है, अगर आप थोड़ा अरसा इसको घर में रखते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रखते हैं, तो इनमें कीड़ा पैदा हो जाता है। अब जहां से ये ट्रेवल करते हैं और यूरोप में आते आते इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और फिर मार्केटों में पड़े रहते हैं। और जब मार्केटों में से आकर आप घर लेके आते हैं, आज नहीं खावांगे, कल खावांगे, परसों खावांगे, इस तरह 3-4 दिन तो आपके घर में लग जाते हैं। इसमें बेशुमार बैक्टीरिया बनता है। आप आम लेके आते हैं, ताजा आम लेके आए, 2 दिन रख के देखिए आपके आम खराब हो जाते हैं, वो भी ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे फ्रूट जिसमें बैक्टीरिया लगता है वो हेपेटाइटिस करता है। मैंने ये कहा है, ज़ाते खुद मैं ऑरेंज के खिलाफ नहीं हूँ,
जब पाकिस्तान में थे, जब ऑरेंज आते थे खूब खाए और रज के खाए, बल्कि अपने पेशेंट्स को भी खिलाए। इवन के हमने ऐसे ऐसे पेशेंट का ऑरेंज के साथ इलाज किया है जिनको धूप का सरसाम नहीं हो जाता, सर के ऊपर बहुत ज्यादा धूप लगती है, उनको मौसमियाँ, ऑरेंज और ऐसी चीजें को निचोड़ निचोड़ कर हम खिलाते थे। इन्हीं दिनों में यार गन्ना भी बहुत आता था। अब आपने सरसाम की बात की, अब दुनिया को बता दें सरसाम होता क्या है। धूप लगने की वजह से इंसान का जो बुखार जो पैदा होता है, सर को चढ़ता है, उसको सरसाम। ठीक। अगला सवाल मेरा राणा साहब से है कि रोजाना 8 से 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठने से आंखों में दर्द और दबाव रहता है, दवाई बता दें। देखें जी, जो भी लोग मेरी तरह ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप पे बैठते हैं या टीवी की स्क्रीन के सामने बैठते हैं या स्क्रीन के सामने किसी भी स्क्रीन के सामने बैठ के काम करते हैं, उनके आंखों में दर्द होना ये वेव्स की वजह से होता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन दवाओं में से या 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन दवाई वो है रेडियम ब्रोमाटम। हम बेशुमार वेव्स अपने अंदर लेते हैं, माइक्रोवेव से ले लें, एमआरटी करवा लें, सीटी स्कैन करवा लें, हर चीज़ हम ये वेव्स हमारे अंदर जाती हैं और जो हमारी बॉडी को ऐसा नुकसान देती हैं। हम समझते नहीं हैं, वक्ती तौर पे हम फ़ौरन पीते हैं। मैंने कई दफ़ा मना किया कई प्रोग्राम में कि बच्चों को माइक्रोवेव में दूध गर्म करके कभी ना दें। तो फिर आप दूध नहीं पिलाते बच्चे को, आप पानी पिलाते हैं। तो इसलिए जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं उनको चाहिए कि वो, या जिनकी आंखें दर्द करती हैं उनको चाहिए कि वो रेडियम ब्रोमाटम 200 में वीकली, 1000 में वीकली इस तरह लेते रहें। जी ठीक है। मेरा अगला सवाल भी आप ही से है कि मेरे हाथों और पाँव के नाखून काले होते एक सेकंड मुझे सिर्फ चाहिए, एक अमीनी साहब से पूछ लें सवाल। जी मैं अमीनी साहब से पूछ। जी भाई जी कलवंजी के बारे में आपकी क्या राय है और इसबगोल का छिलका कैसे लेना चाहिए? इसबगोल का छिलका उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है जिनकी आंतें खुश्क रहती हों और कब्ज़ रहता हो, और बाज़ लोगों को यह है कि आँखों के गिर्द हल्के बनते हों तो वो उनको भी सूट करता है। अगर कानों में शां शां की आवाज़ें आती हैं और कब्ज़ भी रहती हो तो उन लोगों को भी जो इसबगोल का छिलका है वो सूट करता है। इसको पानी में लेना चाहिए, ज़्यादा पानी में डालकर, और छोटा चम्मच पानी में ज़्यादा घोल लें और उसको जल्दी पी लें और दिन में 3 दफ़ा पिएं। बाद लोग इसको कहते हैं कि भाई आप स्मूदी बना लें, और इसको स्मूदी का मतलब है कि उसको लेस बना लें, लेस बनाकर फिर पिएं। और ये है कि बाज़ लेसदार कोई चीज़ खाता नहीं है, वो जिनको कब्ज़ होती है उनको वैसे ही आवाज़ारी होती है लेसदार चीज़ों से, वो खाता नहीं है। तो इसलिए है कि थोड़े से ज़्यादा पानी में एक जैसे ही वो घुलने लगे, लेस बनने लगे, उससे पहले पहले पी जाए। और कुलंजी के बारे में यह है कि ये मौत के अलावा यह हदीस में कोट की जाती है अक्सर कि सब इसमें बेशुमार अमराज का इलाज है। तो क्योंकि एज ए हकीम हमने शुरुआत ही ऐसे इंग्रेडिएंट से करते हैं जिसका हदीसों में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, तो ये हमारी प्रायोरिटी रही है। कुलंजी भी इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा लोगों को करवा के देखी है, मुख्तलिफ जगहों पे करवा के देखी है। तो कुलंजी का ये नहीं है कि हर मर्ज़ पे भी काम करते हैं, ये बाज़ दफ़ा क्योंकि एस्केरिसिस ख़त्म करने की, पेट के कीड़ों को मारने में उसी तरह ही काम करती है जिस तरह लौंग है। बाज़ लोगों को कुलंजी का जायका पसंद है, वो कुलंजी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर थोड़ी है, मगर रेगुलर ना रहें, कभी लें कभी छोड़ दें। अगर किसी को इस ज़िम्रे में फ़ायदा होता है तो वो रियलिटी में, हकीकतन में जो उनको फ़ायदा होता है उसका बयान करें, ना कि आप कुलंजी के बारे में एक कतार ही शुरू कर दें
कि भाई ये मुझे इसमें फ़ायदा हुआ, इसमें भी फ़ायदा हो गया, इसमें भी फ़ायदा, वो गलत है। कुलंजी एक ज़्यादातर सीने की बलगम को डिज़ोल्व करती है। ये है कि आप अगर सर्दियों के दिन हैं तो उसमें शहद, इसको अच्छी तरह पीस लें और इसमें शहद डालकर माजून की सूरत में इसको चाट सकते हैं, जिसमें आपका रेशा जो है वो वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को इतना रेशा बनता है, जैसे बच्चे हैं, रेशा हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी भी है। ये ज़रूरत से ज़्यादा खुश्क हो जाए तब ये नुकसान देता है। अगर इत्तदाल में हो और वो ज़्यादा पीले रंग का हो जाए, वो नुकसान देता है। मगर हमारा वाइट कलर का जो पानी या रेशा बनता है वो हमारी हड्डियों के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और शुगर के लिए इम्पॉर्टेंट है, किडनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाइट सेल्स होते हैं, इसको डैमेज करना इंसान की बीमारी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कुलंजी खाएंगे तो ये आपके वाइट सेल्स को डैमेज कर देगी। जी ठीक। अगला सवाल है मेरा कि प्रेगनेंसी के आगाज में कमजोरी के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए? प्रेगनेंसी के आगाज में कौन सी दवाई लेनी चाहिए? कमजोरी तो ये कुदरती फितरती अमल है, कमजोर तो हो जाता है। इसके लिए अमूमन ये खून की कमी होती है। तो अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी में लिए जाएं तो ये कमजोरी अलग फजल से पूरी प्रेगनेंसी दूर रहती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी में ये लें। अगर ये आपको नहीं अवेलेबल तो काली फास्ट, फेरम फास्ट, मैग फास्ट और कलकेरिया फास्ट 6x में मिला के दिन में 3-4 दफ़ा लें, तो इससे भी आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जी बजाय है डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। अक्सर औरतों की जो सर्विक्स होती है, रहम का मुंह जो है वो खुल जाता है, और जिस तरह अंडा एयर टाइट होता है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी सर्विक्स जो है क्लोज हो जाती है और बंद हो जाती है। बाज़ ख़वातीन जो हैं वो जल्दी प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं, मगर 3 महीने के अंदर अंदर मिसकैरेज कर देती हैं। वो सिर्फ सर्विक्स का ओपन होना ही है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मैंने जिसका तजर्बा किया है वो है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम जो है रहम के मुंह को दोबारा से बंद करने में मदद कर देती है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि अक्सर लोग कोलोफाइलम भी प्रेगनेंसी के जैसे स्टार्ट होती है तो उसमें बताते हैं। तो मैं क्योंकि मदर टिंचर देता हूँ कोलोफाइलम की, तो इसलिए वो भी कारआमद है। और आपकी दवाएं जो हैं वो जनरली कमज़ोरी के लिए है, मैदे की कमज़ोरी है। अक्सर औरतों का जो जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, और उसके ऊपर जो है वो उनका खाना हजम नहीं होता, खून की कमी हो जाती है, पानी नहीं पीती, उसकी जगह पे जूस पीती हैं, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। इन चीज़ों से इज्तनाब करें, और ये जो डॉक्टर साहब ने आपने जो दवाइयाँ बताई हैं इनका ये इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर प्रेगनेंसी में होगा, वरना लोग इसको 18 का नाम देकर मिसकैरेज वगैरह कर देंगे। लेकिन इस हालत में उल्टियाँ आना, भूख न लगना या भूख लग के भूख खाने को दिल न करना, बार बार उल्टी आना, इसके लिए शरबत कफूर भी काफ़ी मुफीद है। जी तो माशाल्लाह। आप शरबत कफूर भी ले सकते हैं। वैसे अगर उल्टियाँ आती हों तो या क्या आती हो तो इपिकॉक और सिम्फोरी कार्पस बहुत अच्छी दवाएं हैं, तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन वही जैसे मिनी साहब ने बताया कि वो सर्वाइकस खुल जाता है, जिसकी वजह से फिर ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। फिर लोग हकीमों के पास भागते हैं कि जी वो 18 हो गया, 18 की दवाई खाते हैं, फिर कहते हैं जी 18 की दवाई भी खाई फिर भी ये कुछ हो गया। 18 की होम्योपैथी में बड़ी अच्छी दवाओं में से एक दवा है टेनासेटम, और वाइब्रोनम ओपुलस बेहतरीन दवाओं में से दवा है 18 की, अगर किसी को वाकई ही 18 है तो। बहरहाल जी, जज़ाकल्लाह हसन अल-जज़ा। खान साहब मुझे इजाज़त चाहिए, तो मैंने जाना कहीं, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ अगर जी जी इजाज़त हो तो। जी 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 जी। मेरा पैगाम ये है, मेरे मुल्क में आजकल जर्मनी में सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। बहुत कल परसों ये सुबह बायरन में भी बहुत तेज़ बारिश हुई है, इससे काफ़ी तबाही मची है। इसी तरह हमारा जर्मनी के दूसरे सूबे नॉर्दर्न वेस्टफालन में कि बहुत तबाही, छतें उड़ गई घरों की और लोग घरों से बेघर हो गए।
बहुत बुरी हालत है, जिसके लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट जर्मनी बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी आप सब सुनने वालों को और देखने वालों से ये दरख्वास्त है कि हस्बे तौफीक आप ह्यूमैनिटी फर्स्ट जर्मनी की हेल्प करें, अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। हम सब मिल के अपनी इस कौम की, ये हमारी कौम है, ये हमारा मुल्क है, कई दहाइयों से इसने हमें रखा हुआ है, तो ये अब हमारा ही मुल्क है, हमारी अवाम है, हमारे ही लोग हैं, इनकी खिदमत करना भी हम पे अवलीन फ़र्ज़ है। तो यही मेरा पैगाम था। अल्लाह ताला आपका सबका हाफ़िज़ व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी हारून, कितने सवाल हैं? तकरीबन 15 होंगे सवाल, में से 5 पुराने हैं और 10 के करीब जो हैं वो नए सवाल हैं। एक अमेरिका से शरीफ भी अभी आपको एक सवाल आएगा, वो शायद खुद बात करना चाहते हैं, तो बात करा दीजिएगा। पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। ठीक, चलें अगला सवाल पूछ। जी, अगला सवाल है कि मेरे बेटे के बारे में बताएं कि वो कमज़ोर है, हबस के मौसम में सांस नहीं सही आती। मैं दोबारा इसका पढ़ देता हूँ। जी, जिसमें जो नमी बहुत ज़्यादा होती है, हबस का। जी, हाँ जी, उसको सांस नहीं ठीक आती उनके बेटे को उस मौसम में जिसमें हबस होती है। जी, उसमें यह है कि मैं अभी ये ना डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि जल्दी से आपके 15 सवाल को आना कवर करते हैं। यह है कि उनको दवाई बता देता हूँ कि बैब्रिस वल्गारिस के 30 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा दें पानी में डालकर, और सिर्फ उन्हीं दिनों में ना दें जिन दिनों में हबस होता है, वो हर वक्त दे सकते हैं कि भाई इनका जल्दी से ये कवर हो जाए और नेक्स्ट सीज़न जो है उनका सही गुजरे। ठीक है। अगला और अगला सवाल है कि मेरे बेटे को जिस्म में फंगस इन्फेक्शन की तकलीफ है जो कि ग्रोइन एरिया में ज़्यादा है। इन दोनों हाथों पर एक्जिमा रहता है, कोई दवाई बता दें। अच्छा, एक्जिमा रहता है तो ये है कि उससे क्या मुझे डिटेल भी चाहिए होती है कि भाई वो उसको क्यों है। बात ये है कि फंगस ही अगर है तो फंगस में लाइकोपोडियम सल्फर ये उनको 30 में दें, और इसको गाहे बगाहे नोट करते रहें कि भाई किन वजह से इनको फंगस बनता है। बाज़ लोगों को चावलों की वजह से फंगस बनता है, बाज़ दफ़ा ब्रेड पुरानी हो उसकी वजह से बन जाता है, या ठंडे दूध से बन जाता है। जी ठीक है। अगला सवाल है कि मेरी पप्पू की उम्र 85 है, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है और पाँव और टांगों में हर वक्त दर्द रहता है। सर और गर्दन में बहुत तकलीफ है, दर्द और चक्कर और दिमाग खाली और बोझल रहता है। 2 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकती, कोई दवाई बता दें। अच्छा, इसमें यह है कि उनका L4 L5 में इन्फेक्शन हुआ है और वो वहाँ से उनको नुकसान पहुँच रहा है। उसकी शायद कब्ज़ की वजह से, आंतों की खुश्की की वजह से है, और ये अब टाइफाइड में कन्वर्ट हो चुका है। ये है कि इनके लिए यूपटोरियम एक दवाई है, यूपटोरियम परफोलियाटम मदर टिंचर 30 कतरे जो है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा दें। जी ठीक है। अब कोई शामिल हुआ है इस चैट के अंदर? मेरे ख्याल से उन्होंने सवाल पूछना है, अगर तो वो अपना माइक ऑन कर लें तो वो पूछ सकते हैं। जी आशिष साहब, आपने सवाल पूछना तो पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसके ये अभी मेरा तो यही क्वेश्चन था, ये अपनी फूफो के लिए जो अभी उन्होंने बताया है। तो दूसरा एक और सवाल था, मेरा बेटा है, उसको फंगल इन्फेक्शन है कुछ देर से, कुछ सालों से, जो कि स्किन पे है और ग्रोइन एरिया में काफ़ी है। तो उसके लिए उससे निजात के लिए बता दें। देखिए भाजी, इसमें यह है कि उनके छोटी आंत और बड़ी आंत में कहीं इन्फ्लेमेशन है, वो सही से अपने फीसिस जो है वो नहीं मतलब कि ड्रेन आउट कर सकते। आप मुझे उनकी कुछ ब्लड रिपोर्ट्स भेज दीजिए, मैं उसका एनालाइज करके दे दूंगा कि भाई इनको कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, कौन सी नहीं करती।
अगर आप ये लाइकोपोडियम और सल्फर बताया है, अगर इसके साथ अगर आपको मदर टिंचर पोडोफाइलम मिल जाती है तो उसके 5 कतरे दिन में 3 से 4 दफा दें। हाँ जी, मुझे ये प्लीज काइंडली बता दें कि कौन कौन से टेस्ट करवाए जाएं। फुल ब्लड काउंट होता है, एक ही होता है, जिसमें लिवर टेस्ट होता है, लिवर टेस्ट फंक्शन होता है, वो टेस्ट कर देंगे। किडनी टेस्ट होता है और फुल ब्लड काउंट होता है जिसमें हेमोग्लोबिन चेक होता है, वो उसमें सारा कुछ कर देते हैं। जी अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। जी इरफान साहब, अब वक्त आप खत्म? 1 घंटा हो चुका हुआ है। पूछ लें जल्दी जल्दी जो सवाल हैं, छोटे तफसील में जाए बगैर। पूछ लें। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 9 साल का है, उसको भूख और विटामिन की कमी की वजह से अल्फा मदर टिंचर और विटामिन डी दे रही हूँ। मेरा बेटा जो है वो गुस्सा करता है और साथ में कैमोमिला 30 दे सकते हैं? जी वो दे सकती हैं। ऐसे बच्चों को जो गुस्सा करते हैं उनको नमक की बनी हुई चीज़ें ना दें, जैसे क्रिप्स होते हैं, चिप्स होती हैं, केचप और मायोनेज है, या ऐसे फ्रूट जिसमें सिट्रस ज़्यादा पाया जाता है उनसे दूर रखें। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा मसलन के गुस्सा आता है और वो अपने टेम्परेचर में हाइपर हो जाते हैं। जी ठीक है। अगला सवाल है, आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत शोर है, क्या ये और इससे कैसे बचा जाए? डॉक्टर साहब कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ना खाएं। ये तफसील तलब सवाल है, इसको आप नेक्स्ट प्रोग्राम पे पेंडिंग कर दें और शुरू में रख लीजिए। जी ठीक है। जिस्म के बाएं हिस्से में जुम्बश महसूस होती है, पेशाब पीला, ज़रा सी सर्दी से बहुत ज़्यादा आने लगता है और दिल की धड़कन तेज़ है। हाँ जी, इसमें ये इनको नोटोजेंसिक चाहिए। इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे इन्फेक्शन बनते हैं, खराश पैदा आती है। लेडम, आर्निका, नोटोजेंसिक, इनमें से कोई भी दवाइयाँ इनके पास हों वो लेना शुरू कर दें। ठीक है। एक खातून जिनकी उम्र 42 है, उनको सुबह उठने पर दाएं हाथ काम नहीं करता और दिन भर हाथ की उंगलियां सुन रहती हैं, दोनों रहती हैं। दाएं हाथ में दर्द होता है और बाएं पाँव की नस खिंच जाती है और मैदे में भी दर्द है, मैदे में आग लगी रहती है ऐसे। ये है कि इनको हो सकता है पित्ते में पथरी बिल्डअप हो रही हो, क्योंकि ये शायद रात को पंखा चला के सोती हैं जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं। जैसे कि ये ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें या दही का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो उन लोगों को मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि रात को पंखा ना चलाएं। और बाज़ लोगों को आदत हो जाती है पंखे की आवाज़ में सोने की वजह से, वो कहते हैं कि मेरा पंखा जो है दूसरी तरफ होता है और मेरे को डायरेक्ट नहीं लगता है। इसके बावजूद उनके नर्व जो हैं सो जाते हैं और इसलिए उनके नर्व को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उनको हीट करना पड़ता है, तो तब जाके वो अपनी सर्कुलेशन पूरी कर पाते हैं। तो दवाइयाँ लेने से पहले अपनी थोड़ी सी आदत बदल लें। तो जब आप आदत बदल लें तो फिर आप मुझे बताएं कि हमने आदत बदल दी है, अब मुझे दवाइयाँ बता दें। जी ठीक है। अगला सवाल है, पुराना नज़ला है और बलगमी तबीयत है, दवाई इसके लिए कोई? इसमें सिनाब्रस काम करती है। पुराने नज़ले में सिनाब्रस 30 की लगातार 1 महीना लें, उससे आराम आ जाएगा। जी ठीक है। अगला सवाल है, क्या पीरियड्स में पेन किलर ले सकते हैं? पीरियड में खातर खा देखें कि पेन, इसको डिस्मिनोरिया कहते हैं, ये ज़्यादातर बदहज़मी की वजह से होता है। अगर आप ड्राई फ्रूट खाती हैं या कॉफ़ी ज़्यादा पीती हैं या ऐसे खाने जिसमें हरी मिर्चें या मसालेदार बहुत चीज़ें होती हैं, ये छोड़ दीजिए कि आपको पैरासिटामोल ना खानी पड़े। अगर इसके बावजूद अगर आप कहती हैं कि मैं नहीं खाती, तो इसमें लाजमी बात है आप को कोई ना कोई चीज़ अंदर से ट्रिगर करती है जो आप के अंदर ज़ख्म पैदा करती है। तो पानी का इस्तेमाल करें। और अगर एक पीरियड आपको कभी कभार आपको दर्द होता है तो आप पैरासिटामोल खा सकती हैं। अगर एक रेगुलर तौर पर अगर आपको पीरियड्स में दर्द होता है तो उसका इलाज करवाइए, ना कि आप हमेशा पैरासिटामोल ही खाती रहें। जी ठीक है। अगला सवाल है, मेरी बाईं आंख के सामने जाला सा आ जाता है, आंख को मले तो साफ हो जाता है, इसके लिए कोई दवाई बता दें।
सुरमा, सुरमा जो पत्थर का सुरमा होता है, रात को रोजाना बिला नागा लगा के सोएं, और ये मैदे के अंदर बैक्टीरिया बनते हैं। रात को लेट खाना ना खाएं और मीठा बहुत कम खाएं। जी ठीक है। लेटने से अगर दाईं दाईं तरफ या दाईं टांग में दर्द रहता है, दाईं तरफ उनके दर्द रहता है जिस्म में? दाईं तरफ या बाईं तरफ? जी दाईं तरफ, राइट साइड पर। राइट साइड पे उनको दर्द रहता है। इसमें ब्रायोनिया 30 उनको लगातार इस्तेमाल करनी चाहिए। 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें, दिन में 3 से 4 दफ़ा, और 1 हफ्ते के बाद वो बताएं कि उनकी तबीयत कैसी है। उसके बाद फिर देनी होती है दूसरी दवाइयाँ, इसकी पोटेंसी बढ़ानी होती है। अगर आराम आ गया तो पोटेंसी बढ़ा देंगे, नहीं आया तो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। अगला सवाल है, घबराहट बहुत होती है, बताएं कौन सी दवाई लेनी चाहिए? कार्बोवेज सबसे घबराहट की कार्बोवेज और एकोनाइट काम इसमें काम करती हैं। पल्सटीला, ये नुस्खा बना ले। कार्बोवेज है, आर्सेनिक, एकोनाइट और लाइकोपोडियम, लेकेसिस मैंने बता दिया, लेकेसिस है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है और पल्सटीला है। ये 30 ले लें, 200 ले लें, घबराहट में कम कर देगी। ठीक है। और अगर ये किसी ख़ास पर्टिकुलर वजह की वजह से घबराहट होती है तो वो मेंशन करें तो उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल है, मेरी बेटी की उम्र 16 साल है और उसके जिस्म पर स्ट्रेच मार्क्स हैं। स्ट्रेच मार्क्स, उनको ऑलिव ऑयल इस्तेमाल लिए करना दवाई चाहिए हर खाने में, तो उनके स्ट्रेच मार्क जो हैं 3 महीने से 6 महीने में काफ़ी नुमाया तौर पर कम हो जाएंगे। ठीक है। अमी अगला सवाल जो है वो ये है कि सी रिक्रिएटिव प्रोटीन का लेवल नीचे नहीं आ रहा। सी क्रिएटिव और दाएं प्रोटीन पाँव जो ये ऐसा होता है, सी क्रिएटिव प्रोटीन उस वक्त हाई होता है जब आप लंबा अरसा कोई मेडिकेशन खा रहे हो, यानी कि ऐसे लोग जो लंबे अरसे से मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर रहे हो, मेटफॉर्मिन या कोई ऐसी दवाइयाँ या स्टेरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हो या गाहे बगाए एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो उनकी वजह से ये हाई रहता है। जी ठीक है। तो ये है कि उनको रोकना पड़ेगा उन चीज़ों से या उनके इत्तेदाल में, फिर वरना ये लिवर टॉनिक लेना पड़ेगा उनको खून की सफाई करने के लिए, जिसकी वजह से उनका सी क्रिएटिव प्रोटीन जो है वो नीचे आ जाएगा। और एक आखिरी सवाल में पढ़ देता हूँ कि एक दोस्त ने लिखा कि उनके सिजोफ्रेनिया है, शिज़ोफ्रेनिया, जी हाँ जी, साल से, और वो इंजेक्शन लगवाते हैं हर माह। शिज़ोफ्रेनिया भी ये बहुत ज़्यादा, ये नेक्स्ट में रख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा काबिल गौर मजमून है और ये बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे इसकी वजाहत कर दूंगा। इसका दूसरा नाम है ऑटिज़म और शिज़ोफ्रेनिया यूरोप में और अमेरिका और कनाडा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बच्चों में फैल रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम कोशिश करेंगे कि लोगों को समझ भी आ जाए और उनके ऊपर अमल करें, तो ये बच्चों में नहीं पैदा होगा। ये बाज़ दफ़ा डाउन सिंड्रोम से शुरू हो जाता है, पर मैं ये नेक्स्ट टाइम पे आपको पेंडिंग कर देता हूँ। चलो भाई, ये इस बीमारी से मौजू बना के तो इसी के ऊपर शुरू कर लेंगे प्रोग्राम जी इंशाल्लाह। ठीक है उमर साहब, और तो नहीं कोई? ठीक है, अब लास्ट प्रोग्राम के सवाल मुकम्मल, ये भी दो लास्ट सवाल है लेकिन सारे जो है वो जैसे उन्होंने बताया, नहीं, अब तो काफी टाइम। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ी चाहती हूँ, ये मैं डॉक्टर साहब से ये ज़रा दोबारा पूछना चाह रही थी। ये जो फूफो की कमर की हड्डी के बारे में पूछा है, तो वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये यूपटोरियम जी, तो लेकिन इससे पहले ये कुछ दिन पहले आपने शायद मोहतरम डॉक्टर राना सईद साहब ने बताया था कि कमर की हड्डी टेढ़ी हो तो किलकेरिया फॉस और उसके साथ एरमनेट भी, और वो पोटेंसीज है जो डॉक्टर साहब ने बताई होती हैं। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मदर टिंचर बताऊं,
और जी वो अच्छा जी डॉक्टर साहब पोटेंसिस में बहुत ज़्यादा माहिर हैं माशाल्लाह से, उनका कोई सानी नहीं है। जी यह है अच्छा कि मैं कोशिश करता हूँ लोएस्ट पोटेंसिस से इलाज करने की, और फिर जो डॉक्टर साहब जो बताते हैं वो उसी तरह एज इट इज़ ही इस्तेमाल कीजिए। यूपाटोरियम जो है ये मलेरिया टाइफाइड बॉडी के अंदर जब आ जाता है तो उनकी जो लोअर बैक जो है कमज़ोर हो जाती है। बोन मेरो में जो मेख बनती है वो नहीं बन रही होती, जिसकी वजह से खिंचाव पड़ जाता है और उनके नर्व जो है खुश्क हो जाते हैं। उनकी मसाज करें, उनकी पूरी बैक पे मसाज करें, तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, सर को जैसे, ठीक है, लुब्रिकेट करें उनको ज़्यादा से जी ज़्यादा, ठीक है। जी और अच्छा यूपाटोरियम के 30 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 दफ़ा 6 महीने तक लगातार दें। जी अच्छा, तो उसके साथ ये वाली दवाई भी लें या ये जी अभी वो रहने दें? वो दे, मैंने उसका इनकार नहीं किया। जी अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान साहब, अब इस दफ़ा पिछले लास्ट प्रोग्राम के सवाल सारे मुकम्मल हो गए हैं। इस दफ़ा प्रोग्राम के तकरीबन 10 सवाल हैं, लेकिन वो डिटेल में हैं, सवाल लंबे हैं, तो नहीं उनको फिर अगले अगली दफा पे रखेंगे। ठीक अब है। काफी सवा घंटा हो गया। वैसे डॉक्टर साहब दो छोटे छोटे सवाल हैं। तो ये है कि भाई एक माँ ने लिखा है कि मेरी बेटी के दिल से डाइवोर्स का गम नहीं जाता, डाइवोर्स के बाद के असरात से ये प्रॉब्लम है, दिल पर बोझ पड़ता है, किसी भी काम में तवज्जो कायम नहीं रहती, याद नहीं रहता कि मैं सुन रही थी या मैं कुछ कर रही थी, दिमाग की कोई बात जो है बर्दाश्त नहीं करता, और रोज तो नहीं लेकिन कभी दिल पर जो बोझ जो है वो ठीक ठाक महसूस करती है। तो उससे इस डाइवोर्स के गम से निकालने के लिए आपको दवाई तजवीज़ करना। दो मदर टिंचर्स हैं, कार्डस मरियानस और एक है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और कार्डस मरियानस जो है क्योंकि उनका जो पित्ता है वो खुश्क हो जाएगा, इसलिए मैंने दी है कार्डस मरियानस कि वो पित्ता खुश्क ना हो इनका। और एग्नस कास्टस जो है इनके असाब को एतदाल में ले आएगी। एग्नस कास्टस और कार्डस मरियानस दोनों मदर टिंचर्स। मेरा बेटा है जिसकी उम्र 30 साल है, इसके पेट के निचले हिस्से में दाईं तरफ हल्की दर्द रहती है, हजावत थोड़ी होती है, सर नीचे करने से या सजदे में जाए तो सर में दर्द होता है, कल सर्दी से महसूस की और बुखार भी हो गया था। इस बारे में अगर आप कोई जो जो दाईं तरफ होता है वो अपेंडिक्स का दर्द होता है और निचले वाले हिस्से में, और बाज़ लोगों को hernia की वजह से भी होता है। तो ये है कि इसमें फौरी तौर पर 200 लाइकोपोडियम 200 में दें, और बैब्रिस वल्गारिस के 30 से 40 कतरे पानी में डालकर रोज़ाना इनको 3 से 4 दफ़ा पिलाएं। और दूसरी बात यह है कि बच्चे को देखें कि क्योंकि इनका जो फैटी लिवर है वो क्यों हुआ है, यानी कि वो बच्चा जो है ठंडा पानी पीता होगा या ज़्यादा, या इसमें ऐसी जैसे जैसे दालें हैं, बासी दालें, नान वगैरह, ये बिल्कुल फौरी तौर पर रोक दें। यह है कि मैं इस वक्त फौरी तौर पर आपके मुख्तलिफ जो सवाल हैं जवाब दे देता हूँ, तफसील में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना जाऊँ। ठीक है। बस आज के लिए मैं कल इतना ही, सवालों के लिहाज से काफी है, एक दो और बातें भी मैंने करनी है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को जो आज प्रोग्राम रहे सवाल रह गए हैं वो पहले वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर बाकी सवाल जो आएंगे ड्यूरिंग द वीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम जो है, जितने भी वॉइस ऑफ जर्मनी के उर्दू सर्विस का प्रोग्राम है उसमें सबसे ज़्यादा यही प्रोग्राम देखा जाता है। इसलिए मैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब ज़ाहिर हुसैन साहब का पैगाम है जो वो आम कम्युनिटी तक, पाकिस्तानी कम्युनिटी तक पहुँचाना चाहते हैं जर्मनी के अंदर, क्योंकि वो कुछ अरसे से बास प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट फ्राइडे को 3 दिन पहले एक मीटिंग कॉल की थी कॉन्सलेट्स में, जिसमें चंद लोगों को बुलाया था, और वो अपनी प्रॉब्लम्स भी उन्होंने अपने सामने रखी, लोगों के सामने रखी कि भाई हम किस किस्म की प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से, और उसका हल क्या है। और उसमें उन्होंने एक जनरल अपील की है हर पाकिस्तानी से कि वो उनकी मदद करे। पिछले कुछ अरसे के अंदर महसूस ये होता है कि बाज़ ऐसे पाकिस्तानियों की वफात हो गई जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी, और कई कई दिन तक वो लाशें जो है वो शनाख्त के बगैर पड़ी रहीं। अगर तो बंदे की ये ना पता लगे कि भाई किस मुल्क से इसका ताल्लुक है, तो फिर पुलिस जो है वो उस कौंसलेट से रब्ता नहीं करती, वो उसको लावारिस करार दे के या दफना देते हैं या उसको जला देते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल पाकिस्तानियों के साथ नहीं होनी चाहिए। हम एक बड़ी कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान में, मतलब जर्मनी में फैले हुए हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना चाहिए।
कतई नजर कि आपका फिरका क्या है, आपकी शनाख्त जो है वो पाकिस्तानी की है, इसलिए पाकिस्तानियों के दरमियान आपस में सलाम दुआ एक ताल्लुक जरूर रखें। आपको पता हो कि आपके गिरदो नवा में, मोहल्ले में कौन कौन से पाकिस्तानी रह रहे हैं, या पाकिस्तान में उनका किस शहर से ताल्लुक है, उनका नाम क्या है। ये बातें इसलिए जरूरी हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो कौंसलेट को फिर आसानी के साथ उसको लवाहिकीन को पाकिस्तान में अप्रोच करना जो है वो आसान हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो अपने घर वालों से लाताल्लुक हो गए। यहाँ आने के बाद घर वाले वहां से कौंसलेट से अप्रोच करते हैं, पूछते हैं कि भाई हमारा बच्चा इतने अच्छे से हमें नहीं, उस राब्ते में नहीं है। तो इसलिए वो बात यह है कि भाई हमारी सकाफत जो है, अगर आपको अपने माँ बाप की जरूरत है, बहन भाई नहीं रही, लेकिन उनको बहरहाल आपकी जरूरत है, आपसे वो ताल्लुक रखना चाहते हैं और वो आपके लिए परेशान हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि भाई हर बंदा जो पाकिस्तानी यहाँ है वो अपने घर से ला ताल्लुक ना हो, कम से कम कभी कभार वहां पे एक अपना राब्ता रख के अपनी खैरियत की जो है वो इतला वहां पे दे दे। इसी तरह जो वफातें यहाँ हो जाती हैं पाकिस्तानियों की, उनको लाशें भिजवाने का एक बाकायदा इंतजाम मौजूद है। पहले PIA थी, लेकिन अब भी ये है कि कोई लाश जो कौंसलेट के इल्म में आ जाती है वो यकीनन भिजवा दी जाती है। और इस तरह पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी जो है वो भी लाशें भिजवाने में मदद करती है। बास लोग हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं, वो सारा खर्चा उठा लेते हैं। इसलिए लाश के मैयत के बहाने जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, या बाज लोग मैदान में निकल आते हैं कि भाई हमें चंदा दो, फलाना फौत हो गया, फलाना फौत हो गया, उन्होंने कहा कि इसकी हौसला शिकली की जानी चाहिए, क्योंकि लाश इंसानी का बाकायदा इंतजाम जो है मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के 100 के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे हेसन के सूबे में या कौंसलेट के एरिया की जो एरिया है उसकी जेलों में मौजूद है। उसमें उनकी हर मुमकिन जो है कौंसलेट इस वक्त मदद कर रही है, लेकिन बाज लोग खुद नहीं चाहते कि कौंसलेट इस मामले में दखल करे, या वो उनका अपने आप को तन्हाई में रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान कौंसलेट या कोई भी पाकिस्तानी जो मदद करना चाहे उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक जिसको मदद करनी है वो इसकी हामी ना भरे कि हाँ मैं इस बंदे से मिलना चाहता हूँ। इसलिए इस बारे में जो बात शिकायत है वो इसलिए है कि भाई वो लोग खुद नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तानी कौंसलेट या पाकिस्तानी कम्युनिटी हमसे रब्ता करे, वो जेलों में नहीं इस बात को पसंद करते। बाकी जो दूसरे दोस्त हैं उनके साथ बाकायदा राब्ते में है कौंसलेट, और उनको जो भी मदद कौंसलेट्स कर सकती है वो उनको कानूनी मदद हो या दूसरी जो मदद हो वो की जा रही है। बहरहाल ये एक मकसद सी एक पैगाम का था जो हर पाकिस्तानी तक पहुंचना चाहिए। हमने वॉइस ऑफ जर्मनी की मार्फत अपने नाज़रीन को ये पैगाम पहुंचा दिया है। आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत ईद मुबारक, और इंशाअल्लाह अगले मंडे के दिन दोबारा इसी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।